आज का वीडियो में बिल ऑफ एक्सचेंज ये टॉपिक पे बनाने जा रहा हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बहुत सारे लोगों को बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है इसका मीनिंग कुछ पता नहीं होता है। और हमारे स्टूडेंट भी बहुत सारे पूछते रहते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, किस तरह से उसका ऑपरेशंस होता है, वर्किंग किस तरह से होता है। तो बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट means a financial instrument which can be transferred from one person to another by endorsement, and it is a financial instrument carrying some amount payable on demand or at a future date. तो ये इंस्ट्रूमेंट है कि ये ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है, निगोशिएबल है। तो किस तरह का इसका फॉर्मेट है ये मैं आपके लिए डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, ये इसका फॉर्मेट है। आप देखिए फॉर्मेट बिल ऑफ एक्सचेंज इस तरह का, उस पे ऊपर के साइड में लिखा होना चाहिए। और लेफ्ट ये जो है उसको टाइटल बोलते हैं कि टाइटल उसका बिल ऑफ एक्सचेंज करके होना चाहिए। उसमें जो भी अमाउंट पेबल है वो लिखी होनी चाहिए इन फिगर्स एज वेल एज इन अमाउंट्स, मतलब इन वर्ड्स। उसमें ड्रॉवर और ड्रॉई करके दो पार्टी आती है। तो ड्रॉवर मतलब जो ये प्रिपेयर करता है। फॉर एग्जांपल इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ये एक्सपोर्टर होता है। और ड्रॉई मतलब जो एक्सेप्ट करता है ये बिल ऑफ एक्सचेंज और वापस भेजता है ड्रॉवर को। तो ड्रॉवर और ड्रॉई, तो ये दोनों के प्रिपेयर ड्रॉवर करता है और ड्रॉई उसको साइन करके वापस भेजता है। इसमें रेवेन्यू स्टैम्प भी होता है और इसमें डेट होती है कि कब ये प्रिपेयर किया गया और कौन से डेट पे ये सर्टेन अमाउंट पे करना है। तो आप देखेंगे कि ये सैंपल फॉर्मेट में आपको दिखाएगा कि ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट करके लिखा है, 50,000 अमाउंट है। श्याम करके जो है वो ड्रॉवर है और राम करके जो है ये ड्रॉवी है। राम ने एक्सेप्ट किया करके एक्सेप्टेड और साइन करके उसके नीचे तारीख भी डाला हुआ है और एड्रेस भी है। श्याम का भी एड्रेस है, उसने साइन किया है। तो दोनों इधर जो है कि उनका सील और सिग्नेचर ये होनी चाहिए। फॉर फॉर द पर्पज इट मस्ट बिकम बिल ऑफ एक्सचेंज, इसके लिए ये रिक्वायरमेंट है। ऊपर डेट होनी चाहिए और ये वर्डिंग में लिखा होना चाहिए कि 60 डेज आफ्टर। अभी ये 60 डेज आफ्टर मतलब क्या है कि इट्स अ यूजेंस बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब बाद में। यहाँ पे वो लिख सकता था कि ऑन डिमांड मतलब इमीडिएट। तो 60 डेज आफ्टर डेट पे टू मी। तो श्याम बोल रहा है कि पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 50,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। तो श्याम बोल रहा है कि मुझे या मैं जो बोलूंगा उसको, मतलब मैं जो एंडोर्स करके दूंगा वो पार्टी को ये अमाउंट पे करना है। इसलिए आप मुझे ये जो ड्राफ्ट है ये एक्सेप्ट करके मेरे पास भेजो। तो मीनिंग, सिंपल मीनिंग ये है। क्या क्या होनी चाहिए मैं आपको बताया कि उसमें ड्रॉवर ड्रॉई और डेट्स, रेवेन्यू स्टैम्प और दोनों के स्टैम्प्स, सील ये होनी चाहिए और कौन से डेट पे पे करना ये होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि क्या होना चाहिए उस पे लिखा हुआ। और ये जो लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं?
इट्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर, करेक्ट, इट्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर। तो जो ड्रॉवर है वो बनाता है, साइन करता है, और जो ड्रॉवी है वो साइन करके सील देके एक्सेप्ट करके भेजता है। तो लेट अस समराइज नाउ। इट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज मींस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? ट्रांसफरेबल and signed document that promises to pay a certain amount at a certain date in future or on demand immediately। तो immediately पे करने को बोलने वाला ये ऑर्डर होगा, या फिर बाद में फ्यूचर डेट पे पे करने वाला बोलने वाला ऑर्डर होगा। और ये अनकंडीशनल ऑर्डर होगा, ट्रांसफर हो सकता है, and it's a promise, it's a promise to pay a person or his order certain amount। मतलब a person, assignee और bearer, इनको ये पेमेंट हो सकता है फ्यूचर डेट को या इमीडिएटली। तो इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट रहता है उससे क्या बोलते हैं कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चेक इज ऑल्सो अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रोमिसरी नोट इज ऑल्सो अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से है इसका मेंशन है। आप अगर इसमें और जानकारी चाहिए तो ये एक्ट जो है आप बेयर एक्ट देख सकते हैं, या फुल एक्ट जो है आपको इसका जो भी आप कौन सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको ये एक्ट मिल जाएगा। उसमें आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिलेगी कि क्या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 क्या बोलता है। और अगर ये कोई डिसऑनर करता है तो आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जा सकते हैं। और कोर्ट ऑफ लॉ में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है ये बहुत सीरियस लिया जाता है, और पैसे के साथ उसको पेनल्टी भी पड़ती है। जो भी डिसऑनर करता है तो उसको पेनल्टी पड़ती है। आजकल आपने देखा होगा कि चेक डिसऑनर जो है कोई करता नहीं, चेक डिसऑनर हो जाता है एक बार, दो बार, तीन बार, तो कोर्ट ऑफ लॉ में उसका बहुत सीरियस एक्चुअली इम्पैक्ट जो भी है, जो डिसऑनर करता है उसके ऊपर होता है। इसलिए आजकल चेक का डिसऑनर बहुत रेयर होता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज, तो हम बिल ऑफ एक्सचेंज को किस तरह से डिफाइन करेंगे? इट्स एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker, exporter or supplier or drawer। ओके, ये सभी वर्ड्स जो है कि ये इसमें यूज किए जाते हैं, और ड्रावर और पेयर। ओके, ड्रावर, पेयर या बैंकर, ये सभी वर्ड्स इसमें यूज होते हैं। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, तो किसको डायरेक्ट कर रहे हैं कि जो देने वाला है, मतलब पेयर, पेई जो है वो पेयर को बोल रहा है टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू हिम और his assignee or the bearer of the instrument at a future date or immediately on demand। तो ये सारी कंडीशन, पांच कंडीशन जो है ये मीट होनी चाहिए, तभी वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आता है और उसे बिल ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है कि ये इसीलिए दिया जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती है, उस समय में ये अपना रोल प्ले करता है टू अवॉइड द एंड मिटिगेट द पेमेंट रिस्क। तो जो भी इंपोर्टर है, बायर है, उससे मिटिगेट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट जो है कि ये यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है, कि जो लीगल इंस्ट्रूमेंट है, और लीगल it's like a contract between the buyer and seller, exporter and importer, drawer and drawee, payer and payee। तो ये एक लीगल बाइंडिंग उनके बन जाता है बायर पे भी। तो इसीलिए कोर्ट ऑफ लॉ में इसका सिग्निफिकेंस है। तो ये सारी बातें दोस्तों, इसमें दो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली होते हैं। एक तो इंडिविजुअल जो ड्रॉवर है वो भी इशू कर सकता है,
इसके अलावा बैंक जो है वो इशू कर सकता है। इंडिविजुअल जो बायर अपना एक्सपोर्टर जो जब इशू करता है तो उसे ट्रेड ड्राफ्ट बोलते हैं। ट्रेड ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज। इनिशियली whatever he prepares, the drawer, whatever he prepares, it is called draft because it's a raw. It is called draft. It becomes bill of exchange as soon as it will be signed by the buyer, importer, and send it back to the seller or exporter. In that case, when it becomes a bill of exchange. So draft become bill of exchange. Initially it is draft, and after signing of the buyer, it becomes a bill of exchange. Now, the drawer can prepare the bill of draft, that is the bill of exchange, or a bank can prepare a draft or bill of exchange. So bank, when it prepared by a bank or banker, it is called bank draft और बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज। सो इस तरह के दोनों जो है, जो ड्रावर मतलब पेई, खुद एक्सपोर्टर सेलर ये बायर हो सकते, ये बना सकते हैं, या बैंक जो है बैंक बना सकती है, क्योंकि इट ऑल्सो बिकम्स देन द पेई। तो दो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इस इंस्ट्रूमेंट के रहते हैं कि इट शुड बी इन राइटिंग एंड इट्स अनकंडीशनल ऑर्डर, कि कोई भी कंडीशन उसमें नहीं है कि ये नहीं होगा तो मिलेगा नहीं, ये होगा तो मिलेगा। कंडीशनल और मतलब अनकंडीशनल, लाइक चेक, ये इस डेट पे देना है, पोस्ट डेटेड चेक, और इमीडिएट जो है कि जिसमें कुछ भी डेट पोस्ट डेट नहीं रहता है, तो इट इज ऑन डिमांड। तो इस तरह का इसका सिग्निफिकेंस होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट एक्चुअली फीचर्स है कि ये अनकंडीशनल होना चाहिए और रिटर्न होने चाहिए। तो इसके अलावा उसमें डेट होनी चाहिए, स्पेसिफिक डेट। उसके अलावा जो है कि वो दो पार्टी उसमें एग्री होनी चाहिए, एक ड्रॉवर एंड ड्रॉई, और उसमें डेट होनी चाहिए कि डेट जो है कि कब बना रहा है ड्रॉवर और ड्रॉई। तीन पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती है, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। तो पेई कैन बी डिफरेंट, मतलब इसमें अगर नॉर्मली दो पार्टीज इन्वॉल्व है, ड्रॉवर एंड ड्रॉई, लेकिन ड्रॉवर जो है कि जो बना रहा है एक्सपोर्टर, वो अगर उसके क्रेडिटर को ये देना चाहता है इंस्ट्रूमेंट बाय एंडोर्समेंट, तो तीन पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है। या फिर वो बैंक को देना चाहता है एंडोर्स करके, तो उसे तीन पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसके अलावा बैंक में वो निगोशिएट भी कर सकता है, मतलब बिल डिस्काउंटिंग उसको बोलते हैं। ये जो इस बिल ऑफ एक्सचेंज जो है जब डिस्काउंटिंग करते हैं उसको बिल डिस्काउंटिंग बोलते हैं, एंड इट्स एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। लेकिन इन इंडियन ट्रेड उसे हुंडी बोलते हैं। आपने हुंडी का नाम सुना होगा कि हुंडी दी गई है, तो हुंडी मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड हुंडी का डिस्काउंट होता है, फैक्टरिंग भी उसे बोलते हैं। तो हुंडी का डिस्काउंटिंग या फैक्टरिंग, बैंक एक पार्टी रहती है कि जो फैक्टरिंग करती है या बिल डिस्काउंटिंग करती है, या बिल परचेसिंग, बिल डिस्काउंटिंग या फैक्टरिंग, इस तरह के नाम है, बैंक करती है। और कुछ फाइनेंशियल कंपनी जो है प्राइवेट वाली, वो भी फैक्टरिंग, बिल डिस्काउंटिंग या बिल परचेसिंग करती है। तो मेन एसबीआई जो है एक्चुअली इसका कम रेट पे इसको परचेस करती है। तो व्हेनेवर एनी बैंक गेट इट डिस्काउंटेड, तो डिस्काउंटिंग जो चार्जेस है वो इसमें वो लगाते हैं, बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस, करेक्ट। तो क्योंकि वो जब डिस्काउंटिंग करते हैं तो डिस्काउंटिंग चार्जेस जो है वो माइनस करके बैंक जो जो भी है ड्रॉवर उसको ये पैसा देती है। फॉर एग्जांपल, एक एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर, मैं मुंबई से एक्सपोर्ट किया कनाडा में, 10 लाख का मेरा जो एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो मैं बनाया, और मैं साइनिंग के लिए भेजा बायर के पास, एक इंपोर्टर के पास। उसने 10 लाख का जो है कि प्रॉपरली जो मेथड है मैं बताया, उस मेथड के अनुसार
वो साइन और सील करके मुझे भेजा। इसमें हमारा टर्म था कि इमीडिएट, इसमें हमारा टर्म था यूजेंस, क्योंकि बिल डिस्काउंटिंग नॉर्मली यूजेंस पीरियड्स में करते हैं। इमीडिएट अगर है तो बिल डिस्काउंटिंग नहीं होता, क्योंकि इमीडिएटली पेबल रहता है अमाउंट। तो जो इमीडिएटली पे नहीं रहता उसको यूजेंस बोलते हैं, या टाइम ड्राफ्ट बोलते हैं, टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। और इमीडिएटली जो पेएबल होने वाला रहता है उसको साइड बिल बोलते हैं, या साइड बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। तो साइड बिल ऑफ एक्सचेंज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज या यूजेंस बिल ऑफ एक्सचेंज। तब जब यूजेंस बिल ऑफ एक्सचेंज 30 डेज, 45 डेज, 90 डेज, तो 60 डेज, इस तरह का जो साइन करके हमें हमारे पास आता है, तो ये जो एग्जांपल में मैं 60 डेज के बाद पेमेंट लेने वाला हूँ उससे, तो मैं मेरे पास आने के बाद मैं बैंक को जो डॉक्यूमेंट्स है और ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये सबमिट करूंगा। बैंक को ये डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि बैंक ये लीगल डॉक्यूमेंट है। तो बैंक मेरे से जो मेरे राइट से इस ट्रांजैक्शंस के, जो रियलाइजेशन अमाउंट के, वो परचेस करती है, मतलब मेरा बिल परचेस करती है। और मुझे जो भी 17% या 18%, डिपेंड्स अपॉन द बैंक का डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना है, वो निकाल के, समझो इट इज अ 12%। तो 12% मतलब मुझे 12% जो है एक्चुअली काट के मुझे 88% अक्रॉस द काउंटर मुझे वो दे देती है पैसा, और 12% एज अ डिस्काउंटिंग चार्जेस करके वसूल करती है। तो मुझे क्या है कि 60 डेज के बाद मिलने वाला था, उसमें क्या है कि मुझे इसके पहले मिल रहा है। तो 60 डेज का इंटरेस्ट वगैरह जो भी है बैंक लगा के डिस्काउंटिंग चार्जेस वसूल करती है। तो मुझे तो पहले मिल गया, तो मुझे उतना क्या हो गया कि उतना अमाउंट यूज करने को मिला। बैंक उसके बाद जो है कि ये जब वो 60 डेज मैच्योरिटी पीरियड आता है, तब बैंक को कलेक्शन के लिए भेजती है फॉरेन इंपोर्टर के पास, बायर के पास। फॉरेन इंपोर्टर जो है इसको ओबे करता है, और ओबे करने के बाद मतलब उसके बैंक ओबे करती है, और ओबे करने के बाद वो बैंक जो है फॉरेन इंपोर्टर की बैंक, ये बैंक को अमाउंट, फुल अमाउंट क्रेडिट कर देती है। तो ये हो गया है कि बिल डिस्काउंटिंग। बिकॉज बिल डिस्काउंटिंग में हमारा थोड़ा लॉस होता है, तो इंटरेस्ट पकड़ के अगर अपना लॉस नहीं होने वाला होगा, और इंटरेस्ट उसमें उतना बेनिफिट होने वाला होगा, क्योंकि 60 डेज वेट करेंगे तो भी उतने अमाउंट पे हमारा इंटरेस्ट लॉस होगा। या फिर सब समझो हमारे पास पैसा आ गया होगा और उस समय में 60 डेज का इंटरेस्ट हमें एक्चुअली अननेसेसरी बियर करना पड़ा होगा। तो ये बेसिस पे हमें इंटरेस्ट 60 डेज का कितना पड़ेगा, बेसिस पे हमें अगर बिल फैक्टरिंग या बिल परचेसिंग सिमिलर पड़ता है, या कुछ थोड़ा 2-3% हमें कॉस्ट पड़ता है, तो भी हमें फाइनेंस अवेलेबल हो जाता है। ये इसकी खासियत है। तो ये हमने बताया कि इसमें पार्टी जो है कि बैंक पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, या फिर जो जिसको असाइन करता वो पार्टी हो जाती है। नॉर्मली 3 पार्टी तो है, एक दोनों पार्टी और एक बैंकर। तो दैट बिकम्स, इफ वी गिव इट टू द बैंकर, इट बिकम्स अ पेई। नॉर्मली ड्रॉवर और पेई सेम रहते हैं, लेकिन अगर बैंक में ये अगर डिस्काउंटिंग के लिए देते हैं तो बैंक बिकर द पेई। तो 3 पार्टी जो है हो जाती है। जैसे यहाँ हमने बोलते हैं कि नॉर्मली 2 पार्टी होती है, क्योंकि तीसरा पेई पार्टी जो है खुद ड्रॉवर ही रहता है। अगर उसने टू और टू द ऑर्डर बोला और एंडोस किया थर्ड पार्टी के जो क्रेडिटर है उसका, तो 3 पार्टी बन जाएगी। नॉर्मली इट इज एग्रीमेंट बिटवीन द 2 पार्टीज, इंस्ट्रूमेंट बिटवीन द 2 पार्टीज, बट इट कैन बी असाइन, ट्रांसफर टू द थर्ड पार्टी। तो ये जैसा कि मैंने बताया कि ये 3 पार्टी जो है, तो ड्रॉवर जो उसको क्या बोलते हैं नॉर्मली, प्रिपेयर, एंडोर्सर, एक्सपोर्टर, सप्लायर। जो ड्रॉई है मतलब जो इंपोर्टर है, जो बायर है, उसको इंपोर्टर, बायर, एक्सेप्टर, मतलब वो एक्सेप्ट करता है ना, ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक्सेप्ट करता है और साइन करके बेचता है, इसलिए उसको एक्सेप्टर बोलते हैं, ड्रॉवर बोलते हैं, बायर बोलते हैं, या पेयर बोलते हैं। और पेई कौन है? ड्रॉवर है। तो और एक जो पार्टी पेई, थर्ड पार्टी, अगर वो बैंक है तो बैंक बिकम्स द पेई। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस द ड्रॉवर बिकम्स द
पेई, एक्सपोर्टर मतलब पेई जो है एक्सपोर्टर रह सकता है, सप्लायर रह सकता है, बैंकर बन सकती है, उसके क्रेडिटर हो सकता है, या फिर जिसको असाइन करेगा उसको वो थर्ड पार्टी पेई हो सकता है। करेक्ट। तो ये तीन पार्टीज नॉर्मली, दो और तीन पार्टीज ये इन्वॉल्व है। बैंकर्स का एक्सेप्टेंस जनरली इसमें लगता है, क्योंकि जब वो फुल साइन करके आएगा और हमें किसी को ट्रांसफर करना है तो बैंक मस्ट एक्सेप्ट इट बाय गिविंग द स्टैम्प, एंड फिर हम एंडोर्स करके जो भी क्रेडिटर है या जो भी असाइनी है उसको हम ये इंस्ट्रूमेंट बेच सकते हैं ये, या उसको हैंड ओवर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है कि जैसा कि मैं बताया कि इफ इट इज डिस्काउंटेड विद द बैंक बिकम्स द पेई। If it is not discounted, the drawer itself becomes a pay। तो ये खासियत इसकी है। इसके बाद की हम ये देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट जो है, तो इम्पोर्टेंस क्या है इसका, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट जो है कि ये ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, इंटरनेशनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड एंड कॉमर्स को फैसिलिटेट करता है, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो है अलाउ होती है, एंड इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। तो लीगल डॉक्यूमेंट तो कोई डिसऑनर नहीं कर सकता, इसलिए इट फैसिलिटेट द ट्रेड एंड कॉमर्स। दूसरा कि वो लीगली बाइंडिंग प्रोवाइड करता है, मतलब दोनों पार्टी पर लीगली बाइंडिंग होता है। देन क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए एक्चुअली इट्स अ गुड इंस्ट्रूमेंट, एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होने के बाद भी फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी हमारा हो सकता है, जैसा बिल डिस्काउंटिंग हो सकता है। तो इट ऑल्सो प्रोवाइड अ बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी, अ प्री फाइनेंस फैसिलिटी, क्योंकि सिक्स क्रेडिट जो है कि 60 डेज का क्रेडिट है तो उसके पहले हम डिस्काउंटिंग, परचेसिंग या फैक्टरिंग कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस और फीचर्स इट promotes the trade and safety of the exporter or the drawer। तो ये ड्रावर की लायबिलिटी जो है उसको एक सेफ्टी का एश्योरेंस देता है, इसकी वजह से ट्रेड ज्यादा प्रमोट होता है। तो ये फीचर्स एक्चुअली इंपॉर्टेंस है। अगर हम देखेंगे कि इसमें कि जो ऊपर बताया मैंने इंपॉर्टेंस, तो इसके ये इंस्ट्रूमेंट इतना पॉपुलर को है क्यों, सभी इधर ये बिल ऑफ एक्सचेंज आपने नॉर्मली सुना होगा कि बहुत सारे जगह पे बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इसका नाम लिया जाता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज वाइडली एक्सेप्टेबल है, वाइडली यूज है। तो क्यों है, क्योंकि पहला तो वो लीगली बाइंडिंग होता है दोनों पार्टी पे, दूसरा कि वो ट्रांसफरेबल होता है। करेक्ट। तो एंडोर्समेंट किया सीधा क्रेडिटर के इधर, वहां जो भी उसका क्रेडिटर है, जो एक्सपोर्टर है, उसने सप्लायर से पैसे लिए तो सप्लायर को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये एक उसका पर्पज होगा है। एंड वाइडली एक्सेप्टेड है, मतलब ये सभी इधर एक्सेप्टेड, ट्रेड ने एक्सेप्ट किया है लीगली बाइंडिंग होने के कारण कि ये लीगल इंस्ट्रूमेंट है, चेक जैसा, चेक या डिमांड ड्राफ्ट। तो इसलिए क्या है कि लोग इसको खुशी खुशी एक्चुअली ऑनर करते हैं। जो क्रेडिटर है वो भी एक्सेप्ट करेगा, जो असाइनी है वो भी एक्सेप्ट करेगा। और इसमें अगर इन केस डिस्प्यूट होते हैं कोई, मतलब नॉन पेमेंट्स के, जो इंपोर्टर अगर पेमेंट नहीं करता तो वी कैन टेक इट टू द जुरिडिक्शनल कोर्ट अथॉरिटी। और कोर्ट अथॉरिटी इसको एक्चुअली कोर्ट ऑफ लॉ में, जैसा कि मैं बताया, इट इज टेकन वेरी सीरियसली नाउअडेज, डिसऑनरिंग ऑफ चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये उसके लिए जनरली वो इस तरह के केसेस कम आते हैं आजकल, मतलब। तो दूसरा कि ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन सभी इधर होती है, तो लोगों को क्रेडिट घर से पैसा डालना नहीं पड़ता है, अपने पॉकेट में से पैसा नहीं डालना पड़ता है, और बल्कि अपने को फाइनेंसिंग भी हो जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा ही इंस्ट्रूमेंट आ जाता है तो हमें फाइनेंसिंग भी बैंक से हो जाता है। तो क्रेडिट भी होता है, मतलब क्रेडिट इसमें कि बायर को भी एक रिलैक्सेशन मिल जाता है कि क्रेडिट का इंस्ट्रूमेंट भी साइन करके आ जाता है जो एक्सपोर्टर है सेलर के पास, और वो उसको पैसा भी जल्दी मिल जाता है। मतलब बायर का भी पर्पस सॉल्व होता है कि उसको क्रेडिट मिल गया 60 डेज का, एक्सपोर्टर का पर्पज सॉल्व हो जाता है कि उसको वो इंस्ट्रूमेंट साइन करके आया तो उसको बैंक से जल्दी पैसे मिल गए डिस्काउंटिंग करके। और सप्लायर जो बायर का जो एक्सपोर्टर है उसका जो सप्लायर है उसको अगर हम पैसे दे देते
तो उसके पास तो पैसे मिल गए उसको, तो वो भी सेटिस्फाई हो गया। तो ट्रेड में ये ज्यादा इसी कारण पॉपुलर है, क्योंकि ये लीगल इंस्ट्रूमेंट है, ट्रांसफरेबल है, वाइडली एक्सेप्टेड है, और इसमें डिस्प्यूट होने का चांस कम है। अगर कोर्ट में भी जाता है तो कोर्ट जो एक्सपोर्टर है उसके साथ खड़ा होता है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट एक्चुअली बातें हैं कि जो इसको एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाता है, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट, चेक या लेटर ऑफ क्रेडिट जैसा। तो ये फीचर्स है उसकी। एंड जब एक ट्रांसफरेबिलिटी जो है, कि ट्रांसफरेबिलिटी के कारण ये टू और टू द ऑर्डर, मतलब हम सप्लायर को दिया, सप्लायर भी उसको एंडोर्स करके और उसके सप्लायर को दे सकता है। तो इट्स अ चेन ऑफ सप्लाईज, मतलब एंडोर्समेंट, चेन ऑफ एंडोर्समेंट। हेंस it becomes a great instrument to apply in the international as well as local trade. Locally जनरली वो हुंडी करके ज्यादा पॉपुलर है। तो जैसा कि मैंने आपको इसका फ्लो समझाया कि किस तरह से इसका फ्लो होता है, कि फ्लो जैसे ही हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके पहले एग्रीमेंट में हमारे होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज हम रेज करेंगे एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में, कि हम आप 60 डेज का हमें क्रेडिट देंगे, पर मैं उसके लिए बिल ऑफ, जैसे ही मेरा एक्सपोर्ट होता है तो बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको रेज करूंगा, आप मुझे साइन करके भेजना। तो ड्रॉवर, एक्सपोर्टर, सेलर, पेई, जो भी बोलेंगे आप, सप्लायर, ये बनाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। बना के उसको पूरा प्रॉपर्ली जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया कि क्या होना चाहिए, उसके साथ रेवेन्यू स्टैंप लगा के साइन करके डेट बीट डाल के सब उसको भेजेगा। बायर, इंपोर्टर या ड्रॉई या पेयर, एक्सेप्टर, ये सब जो भी है नॉमेनक्लेचर से जो बोलेंगे हम, तो वो उसको रिसीव करेगा, उस पर सील और स्टैम्प करेगा और अपना साइन करेगा, और फिर वो वापस भेजेगा। वापस भेजने के बाद ये डॉक्यूमेंट जो है, अगर जो एक्सपोर्टर है उसको इमीडिएट पैसे लगने वाले होंगे तो बैंक में जाके वो डिस्काउंटिंग करेगा, या फिर उसको अगर वो बैंक से एक्सेप्टेंस लेगा स्टैम्प करके, एंड फिर वो जो भी सप्लायर है उसको एंडोर्स करके दे देगा। तो जो एंडोर्स करके देगा उसको, तो डायरेक्टली उसको पैसा देना है उसको भी 60 डेज के बाद, तो उसको पहले इमीडिएटली उसको पैसा मिल जाएगा। वो भी डिस्काउंट कर सकता है, या उसको 60 डेज के बाद उसको टू द ऑर्डर, मतलब जो टर्म 60 डेज की है उसको भी लागू है, तो 60 डेज के बाद उसको पैसा मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये नॉर्मली इसकी खासियत है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज ये कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पूरे ट्रांजैक्शंस में का। इसमें नॉर्मली दो तरह के बिल ऑफ एक्सचेंजेस यूज होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, एक की जो टाइम ड्राफ्ट या साइट ड्राफ्ट बोलते हैं, या फिर यूजर्स ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट हम जो है कि बिफोर मेकिंग बोलेंगे, और जब साइन होता है तो उसको कन्वर्ट होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज में। तो साइट बिल ऑफ एक्सचेंज, या फिर टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज, या फिर आपको बोला यूजर्स बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये नॉर्मली यूज होते हैं। इसी तरह के लेटर ऑफ क्रेडिट के भी इस तरह के टाइप है। अभी नॉर्मली बाकी भी और इसमें बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्री बिल, जिसको डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज हम बोलेंगे। तो उसको डॉक्यूमेंट्स के साथ सपोर्ट होता है उसका, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज along with the supporting documents, it is called documentary bill. डिमांड बिल मतलब क्या है कि डिमांड मतलब इमीडिएट। तो इमीडिएट जब उसका दूसरा मीनिंग जो है, ये साइड बिल भी बोल सकते हैं। या फिर डिमांड बिल, अगर डिमांड में हम सर्टन डेट भी रख सकते हैं, यही तारीख को मुझे चाहिए, 60 डेज नहीं, मुझे 5 दिन के ये डेट पे आती है तो ये डेट को मुझे चाहिए, दैट इज कॉल्ड डिमांड बिल। यूजर्स बिल मतलब क्या है कि 30 डेज 60 डेज बाद में पीरियड। उसके बाद एक इंस्टेंट बिल आता है या इनलैंड बिल आता है। तो इनलैंड बिल मतलब लोकली लोकली मुझे इस समय में पे होना है। क्लीन बिल आता है। क्लीन बिल में क्या है कि बाकी कुछ भी उसमें ज्यादा एम्बिगिटी वाले ये नहीं रहते हैं, और कंपैरेटिवली ये जो बिल है क्लीन बिल, ये हायर
क्रेडिबिलिटी अट्रैक्ट करता है। तो ये इंपोर्ट बिल, इस तरह अकोमोडेशन बिल, इंपोर्ट बिल, इस तरह के जो भी उसके पर्पज है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्पज, तो वो बेसिस पे उसके नाम के साथ में बिल बनते हैं। लेकिन नॉर्मली हम जो है कि जैसे सोचेंगे कि नॉर्मली जो ट्रेड है, जो कस्टम चलती है, उसमें साइट और यूजन्स, ये दो ही बिल ज्यादा पॉपुलर है। और एक इस तरह की रिवॉल्विंग, रिवॉल्विंग मतलब क्या है, वही बिल समझो कि मुझे एक एक्सपोर्टर हूं मैं हर मंथ में 10 लाख का एक्सपोर्ट करने वाला हूँ किसी इंपोर्टर को। तो 10 लाख इंटू 12 मंथ्स, तो 1.2 CR का मेरा टोटल सेल्स टर्न हो जाता है। तो मुझे क्या है कि एक रिवॉल्विंग जो बोलते हैं बिल, 10 लाख एवरी मंथ, ये डेट को ऐसा करके रिवॉल्विंग टाइप हम जो है कि वो बना सकते हैं, जिसकी वैल्यू 12 मंथ्स तक 1.2 CR हो जाएगी। मतलब मैं डालूंगा 10 lakhs और 10 lakhs एवरी मंथ ऑन 5th ऑफ एवरी मंथ, मुझे और मेरे ऑर्डर टू द ऑर्डर, मुझे इस तरह से अमाउंट देनी है आपको। तो ये साइन करके वो भेजेगा, तो दैट बिकम्स रिवॉल्विंग। मतलब हर मंथ में मुझे इस तरह का ही डॉक्यूमेंट जो है कि सबमिट करना है। तो ये रिवॉल्विंग बिल हो गया। तो इस तरह के दोस्तों, या इंस्टॉलमेंट बिल भी आता है एक टाइप। तो अलग अलग नाम से अलग अलग बिल आता है। लेकिन दूसरा मैंने बताया कि जो ड्रॉवर बनाता है वो एक बिल, उसके अलावा जो बैंक बनाती है उसको भी बैंक ड्राफ्ट या बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ बिल। एक और प्रोमिसरी बिल आता है, प्रोमिसरी नोट जैसा है। प्रोमिसरी नोट बिल में नॉर्मली प्रोमिसरी नोट क्या है कि प्रोमिसरी नोट जो इंपोर्टर है या बायर है, वो एक इंस्ट्रूमेंट देके बोलता है कि मैं दूंगा। इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द ड्रॉवर एंड सेंड इट टू द इंपोर्टर, और फिर उसका साइन होके आने के बाद उसको बिल ऑफ एक्सचेंज बनेंगे, उसके बजाय डायरेक्टली इंपोर्टर ही प्रॉमिस करता है कि मैं इतना इतना अमाउंट आपको देने वाला हूँ। इट्स जस्ट लाइक पोस्ट डेटेड चेक, या फिर इमीडिएट जो ऑनर होने वाला चेक। तो प्रोमिसरी नोट इज नथिंग बट चेक का ही एक दूसरा रूप, कि मैं इस तारीख को दूंगा या अभी दूंगा, इमीडिएट एक्सपोर्ट होने के बाद जो भी डेट डाल के भेजेगा उसी तारीख को। तो प्रोमिसरी नोट जो है कि इस द टाइप ऑफ दिस वन। और उसके अगेंस्ट प्रोमिसरी नाम देके बिल भी प्रोमिसरी जैसा बन सकता है, इमीडिएट। तो इस तरह के जो दोस्तों अलग अलग टाइप के बिल ऑफ एक्सचेंजेस है। तो आपको ये ध्यान में ही लेना पड़ेगा कि नॉर्मली 3 टाइप के बिल ऑफ एक्सचेंज जो है कि यूजन साइट और प्रीपेड बाय ड्रॉवर और बाय द बैंकर्स। तो इसी नोट्स पे दोस्तों कि आपको मैं बाकी भी आपको समझाया कि किस तरह से फॉर्मेट रहता है, उसके क्या होने चाहिए, उसके जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज डॉक्यूमेंट है उसमें क्या क्या लिखे होने चाहिए फीचर्स, ताकि उसको रियली बिल ऑफ एक्सचेंज का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का दर्जा प्राप्त हो जाए। तो ये सभी बातें हमने बताई। इस रिलेटेड बिल ऑफ एक्सचेंज रिलेटेड आपकी कुछ भी क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या फिर आप हमें हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें चैट मैसेंजर जो हमारे वेबसाइट का है उसमें भी आप आपकी क्वेरी भेज सकते हैं।